नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। कोरोना कहीं बाहर नहीं गया है, हमारे बीच है। फिर तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं, सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और टीकाकरण जरूर करवाएं। सवाल तो पूछेंगे में हम, हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मुद्दों को छूना जो जनता से जुड़े हुए हैं, सीधे जनता को प्रभावित करते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी यूजीसी ने प्रयास किया है, भारत सरकार ने प्रयास किया है कि हम वास्तविक इतिहास पढ़ाएं अपने छात्रों को। और अब जो ग्रेजुएशन करेंगे, जो हायर एजुकेशन में जाएंगे, उनको इतिहास में वास्तविक जानकारी देने के लिए अब हम उन आक्रांताओं को नहीं पढ़ाएंगे, हम गजनबी को नहीं पढ़ाएंगे, हम हुमायूं को नहीं पढ़ाएंगे, हम अकबर को नहीं पढ़ाएंगे, हम उन मुगलों को नहीं पढ़ाएंगे। हम देश के वास्तविक हीरो जो हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है अपने भूमि को बचाने के लिए, आक्रांताओं से बचाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया है, उन पर भी ध्यान जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज तक क्यों नहीं पढ़ाया? आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा समय होने के बाद भी एक राजनीतिक पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है, लेकिन हमें पढ़ाया वो जाता है। हमारे देश में दुर्भाग्य है, जिसने तक्षशिला को जलाया था, उस पटना में उसके नाम से रेलवे स्टेशन बनता है। आज दिल्ली हमारी जो राजधानी है, उन आक्रांताओं के नाम से हुमायूं रोड है, अकबर रोड है, वहाँ पर खिलजी रोड है। इस तरीके का क्यों होता है? ये किसी और देश में देखने को नहीं मिलता है। अब अगर प्रयास किया है भारत सरकार ने, कोशिश की है कि हम इसको बदलेंगे, तो ये कितना सच है, इसका क्या असर पड़ेगा? हम 5वीं क्लास से हम बच्चे को बड़े होने तक बरसों से उसको यही पढ़ाते रहे हैं। हमने नहीं पढ़ाया महाराणा प्रताप, हमने विवेकानंद जी को नहीं पढ़ाया, हमने भाई महावीर जी को नहीं पढ़ाया, हमने ऐसे शिवाजी, लक्ष्मीबाई, हजारों लाखों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी देश हित में, उनको नहीं पढ़ाया। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आइए इस मुद्दे पर जिसके साथ हम चर्चा करेंगे, जो हमने आदरणीय पैनल जोड़ा है, हम आप उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ इस मुद्दे पर जो चर्चा करने के लिए जुड़े हैं, जिनकी प्रेरणा से हम इस मुद्दे पर आगे बढ़े हैं, डॉक्टर प्रोफेसर रविंद्र कान्हेरे जी हैं, जो फीस आयोग के चेयरमैन हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपने ही हमें कहा कि हर्षवर्धन जी तोमर को अगर जोड़ते हैं, इतिहास के बहुत जानकार हैं और वो आपको सही, देश को सही वो बता सकेंगे इतिहास के बारे में। आपका हर्षवर्धन जी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यूजीसी में इस कमेटी में निदेशक के रूप में निदेशक प्रशासन श्री ओम जी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी। आपने चूंकि ये निर्णय किया है, इसलिए आप दर्शकों को बता पाएंगे, देश के करोड़ों दर्शक जान पाएंगे कि इतनी देरी क्यों हुई थी और आज इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी मुद्दे पर, चूंकि आने वाले समय में पाठ्यक्रम जिनको पढ़ना है, जो छात्र पढ़ेंगे, वो हमारे साथ कुलपति के रूप में डॉक्टर अरुण पांडे जी जुड़े हुए हैं। अरुण पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मानसरोवर निजी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चूंकि इतिहास में जो परिस्थिति बन रही थी, इतिहास में जो हमने अब तक देखा था, जिस तरीके से हमने केसरी का सुना है कि मुगलों से लड़ते लड़ते मात्र 12-15 लोग थे और लाखों की सेना से लड़ते संघर्ष करते रहे, कैसे किलों को बचाते थे, हमने उनको सुना है। ऐसे लोगों को, पद्मती, हमने लक्ष्मीबाई को सुना है। ऐसे करोड़ों लोग हैं देश के जिन्होंने लंबे समय तक आक्रांताओं के सामने संघर्ष किया है। लेकिन हम पढ़ाते किनको हैं? हम खिलजी को पढ़ाते हैं, हम हुमायूं को पढ़ाते हैं, हम अकबर को पढ़ाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तोमर साहब, आपका स्वागत है। तोमर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तोमर साहब? हाँ जी, सुनाई पड़ रही है। जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। तोमर साहब, जो परिस्थिति बनी है, जो हालात बने हैं, आपको क्या लगता है कि इन परिस्थितियों में जो आज निर्णय किया है, इसके प्रभाव हमारी नई पीढ़ी पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि देश को जानने की बात है, हम पूरे देश को ये पता होना चाहिए कि शिवाजी ने क्या किया था, केसरी ने क्या किया था। हमारे पंजाब से लेके और उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक देश के हर क्षेत्र में लोगों ने बहुत काम किया था, लेकिन हम अब तक हमारे छात्रों को गलत इतिहास पढ़ा रहे थे। जी, चले, धन्यवाद देता हूं मैं आपको, जो आपने मुझे आज इस परिचर्चा में आमंत्रित किया। जी, तो गलत इतिहास का विषय यह है कि जर्मनी के एक इतिहासकार हैं जी, होमर जी, वो लिखते हैं कि जो राष्ट्र अपना मूल इतिहास भूल जाता है, वह राष्ट्र स्वयं समाप्त हो जाता है। जी,
तो हम देखते हैं कि पिछला जो 1000 वर्षों का जो कालखंड भारत में रहा है जी वह आक्रांताओं का कालखंड रहा है। जी और उस आक्रांताओं के कालखंड में भारत ने सतत रूप से लगातार अपने स्वत्व की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जी लेकिन जी एक जाति भारत में ऐसी भी आई, जी ब्रिटिश जो यूरोपियन जाति है, जी उनका उद्देश्य था कि इस देश का पूर्ण रूप से ईसाईकरण करना। जी और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जी उन्होंने इतिहास का डिस्टोर्शन किया, इतिहास को समाप्त करने का प्रयास किया। और जी हमारी जो मूल शैक्षणिक व्यवस्था थी, जो जी हमारा मूल पाठ्यक्रम था, जी उस सब को उन्होंने समाप्त किया। जी लेकिन जी विषय वस्तु महत्वपूर्ण यह है कि उस समय तो हम ब्रिटानियों के शासन के अधीन थे, जी लेकिन 19 ने जी स्वतंत्रता प्राप्त की। जी तो उस समय जब जब स्वतंत्रता हम लोगों ने प्राप्त की, तो जी उस समय आवश्यकता थी कि इस देश के मूल इतिहास से, इस देश की प्राचीनता से, इस देश के गौरव से, इस देश के स्वाभिमान से, इस देश की तकनीकी से, इस देश की शिक्षा व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से और अन्य अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं से इस देश की पीढ़ी का परिचित कराया जाए। जैसा कि हम मदन मोहन मालवीय जैसे और अन्य जो राष्ट्रवादी उस समय जो जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो लोग कहते हैं कि आजादी के बाद डैमेज कंट्रोल होना चाहिए। वो किस डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं? वह उस डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं जो हमने 1000 वर्षों में जो पीड़ा झेली थी और जो संघर्ष हमने किया था, उसमें जो जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन में जो क्षति हुई है, उसको वापिस उस क्षति को समाप्त कर अपनी मूल व्यवस्थाओं को नव आदतन पद्धतियों के साथ लागू किया जाए। लेकिन तथाकथित विद्वानों ने और तथाकथित राजनेताओं ने सत्ता लोलुपता के चलते और इस देश को भविष्य में 29 भागों में बांटने की दृष्टि से कि हम आपस में लड़ते रहें। वास्तव में इसका मूल पिंड जो मुझे समझ आया वो यह है कि जब अंग्रेज भारत में आया, जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, तो उसको एक चीज समझ आती है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दो वर्ग हैं। तो पहले डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहां चलती है। वास्तव में हिंदू और मुसलमान एक अलग फेज है, परंतु उनको जब समझ आता है कि यह देश वास्तव में वस्तुतः हिंदुत्व के आधार पर जो अधिष्ठान खड़े हुए हैं, जो सनातन संस्कृति है, उसको मानने वाले बहुसंख्यक समाज की वजह से यह देश इतना खड़ा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने हिंदू समाज को डिवाइड करने के लिए जातिगत जनगणनाएं प्रारंभ की। और जी हर्षवर्धन जी, शायद कोई संपर्क कट गया है। जी मैं ओम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा चलिए, मैं डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी के पास आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपने अभी हर्षवर्धन तोमर जी की बात सुनी, किसी तकनीकी के कारण उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही है स्काइप में। आपने अभी बात सुनी, ये आक्रांताओं को, और जर्मन इतिहासकार ने भी ये कहा कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, मजबूरी थी कि अंग्रेजों के द्वारा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण हम वही पढ़ते रहे। अब ये जो अगर पढ़ाया जाएगा तो हमारी पीढ़ी को कम से कम देश के बारे में तो ज्ञान हो पाएगा। देखिए, भारत एक अत्यंत प्राचीन राष्ट्र है जी। और हमारी अपनी संस्कृति रही है, भाषा रही है, स्थापत्य कला रही है, अन्य कलाएं रही हैं, दुर्ग कला रहे हैं, सैन्य हमारी एक सामर्थ्य थी जी। लेकिन जो इतिहास हम अभी पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर है मध्यकाल का जी। और जो बड़ी दो थ्योरी प्रचलन में लाई गई, एक तो ये कहा गया कि आर्य भारत के मूल निवासी न होके बाहर से इस देश में आए जी। और एक धारा ये प्रचलन में की गई कि उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोग अलग अलग हैं और आर्य द्रविड़ संस्कृति अलग अलग है जी। मूलतः मुझे लगता है कि इतिहासकार जिन्होंने इस धारा को प्रचलित किया जी।
उनको इस मत को स्थापित करना था कि भारत में विदेश से आके राज्य किया जा सकता है जी। और उन्होंने ये कह दिया कि चूंकि यहाँ पर आर्य भी भारत से बाहर से आए थे और यहाँ के निवासी हो गए, उसी प्रकार से भारत के बाहर से जो भी आए हैं उनको भी यहाँ सत्ता करने का अधिकार है जी। इस थीम को स्थापित करने के लिए इस प्रकार की गलत थ्योरी को प्रचलन में लाया गया जी। वैदिक काल से हमारा इतिहास चला आ रहा है, लेकिन हम सिवाय सल्तनत काल और मुगल काल को पढ़ाने के अलावा अन्य किसी बात को करते ही नहीं है जी। अगर हम इसी प्रकार करते रहते तो जब तक वीर सावरकर ने ये नहीं कहा कि 1857 का जो संग्राम है वो विद्रोह नहीं था बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम था, तब तक हम इतिहास में ऐसा ही लिखते रहते कि ये एक सिपाही विद्रोह था या कुल गिने चुने राजाओं द्वारा किया गया प्रतिरोध था। इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, सुधार करते हैं। तो हमारी अगली पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र का इतिहास क्या है, कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं, भावी योजना कैसे बनाएंगे। इस सब को समझने के लिए जरूरी था कि जो सही तथ्य हैं वो लोगों की जानकारी में आए, न कि एक संकुचित विचारधारा से ही हम केवल मुगल काल और सल्तनत काल ही पढ़ाते रहे। अन्यथा क्या कारण है कि दक्षिण भारत के किसी भी राज्य के बारे में हम जानकारी ज़्यादा नहीं देते। असम में कभी भी मुगलों की सल्तनत स्थापित नहीं हुई, लेकिन जो ओहम साम्राज्य था उसके बारे में हम कभी नहीं बताते। क्या कारण है कि हम उड़ीसा के राजवंशों के बारे में नहीं बताते। तो जब हम पूरे भारत के इतिहास की बात करते हैं और हम केवल दिल्ली और सल्तनत को ही पढ़ाते रहेंगे तो हमारे विद्यार्थी, हमारी पीढ़ियां कैसे जानेंगी कि इस देश में बहुत से राजा हुए, अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने राज्य व्यवस्था कायम रखी, उनकी अपनी व्यवस्थाएं थी, शासन व्यवस्था थी, स्थापत्य कला थी, उन्होंने अपने सिक्के चलाए, ताम्रपत्र हैं। उस आधार पे सही तथ्यों को हमारे बच्चों को जानकारी देना चाहिए, जिसको हम धार्मिक दृष्टि से नहीं देखें बल्कि हमें राष्ट्रीय विचारधारा से ये देखना चाहिए कि जो सही तथ्य हैं वो हमारे बच्चों की जानकारी में आना चाहिए और इसीलिए इस सारी कार्रवाई को किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और सामने आती है, कई बार ऐसा देखा है हमने और कहा भी जाता है कि अंग्रेजों के समय में या लॉर्ड मैकाले की पद्धति, शिक्षा पद्धति थी, सत्ता में बने रहने के लिए जो काम विदेशी आक्रांताओं ने किया, जो काम अंग्रेजों ने किया, वही कुछ राजनीतिक दल भी करते रहे। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम ये हटाएंगे तो शायद हमारा वोट बैंक प्रभावित होगा। तो देश से ज्यादा जरूरी वोट बैंक था। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जब हम लोगों ने नई पाठ्य पुस्तकें लिखना शुरू करी तो भी हमारी विचारधारा में और जो कंसेप्ट था उसमें कोई बहुत अंतर आया नहीं और हम यही देखते रहे कि हम तुष्टीकरण की नीति को कैसे चलाएंगे। अगर आक्रांताओं ने इस देश पे आक्रमण किया, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको नष्ट किया, तो उसकी निंदा करने में बुराई क्या है। विदेशी शासक यदि यहाँ पर आकर अपना शासन स्थापित करता है, वो कितना भी महान हो, लेकिन अंततः तो वो विदेशी है। तो हमें ये चाहिए था कि जो शासन व्यवस्था उन्होंने की उसकी अगर हम कोई पॉजिटिव बात कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को ये जानकारी तो देना ही चाहिए थी कि वो कहाँ से आए थे, किस उद्देश्य से आए थे और इस देश की समृद्धि को जानकर और आक्रमण उन्होंने किए थे। तो जब पहले राजा सिंध में दाहिर पे जब आक्रमण हुआ था तो हम ये तो सुनते हैं कि दाहिर पे आक्रमण हुआ और सिंध और मुल्तान का जो प्रांत है वो मुस्लिम राज्य बन गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले क्या शासन व्यवस्था था, इसकी जानकारी हम नहीं देते। इसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान से यदि 17 बार लड़ाई हुई और 16 बार वो विजेता हुए तो उसकी जानकारी नहीं देते। उनके आगे वंशजों का क्या हुआ ये नहीं बताते और 17वीं बार अगर पराजित हो गए और उसके बाद जो शासन व्यवस्था कायम रही तो उस शासन व्यवस्था को हम बड़े विस्तार से पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तथ्यों को ऐतिहासिक संदर्भों के साथ सही ढंग से
प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तब हम अपने बच्चों को सही इतिहास की जानकारी दे पाएंगे, ऐसा मुझे मानना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हर्षवर्धन सिंह जी तोमर जी और ओम जी उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, और कुलपति मानसरोवर विश्वविद्यालय के अभी जुड़े हुए हैं। हम आपके पास आएंगे। ओम जी, अभी आपने हर्षवर्धन जी की बात सुनी और डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी की बात सुनी। आपको लगता है कि एक सोची समझी योजना के तहत हमारा वास्तविक इतिहास हमारे देश के युवा पीढ़ी को, जो उस समय छात्र हुआ करते थे और आज भी छात्र हैं, उनको जानबूझ के सच्चाई से दूर रखा गया? हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि केसरी फिल्म हमने देखी तब पता चला कि उन्होंने किस तरीके से मुगलों का मुकाबला किया था। हमें ये नहीं बताया गया, हम हुमायूं रोड, अकबर रोड, जहांगीर रोड में ही खोए हुए हैं। कभी नहीं बताया कि लक्ष्मीबाई रोड कहाँ पर है, कभी नहीं बताया कि पद्मावती मार्ग कहाँ पे है। तो ऐसा क्यों हुआ है ओम जी? निश्चित रूप से देखिए, मैं थोड़ा पीछे से आपको लेकर जी, अंग्रेजों ने बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से, उनके इंटेलेक्ट से, उनके थिंक टैंक्स ने भारत का इतिहास विकृत इतिहास लिखा जी। उनके सामने एक बहुत स्पष्ट लक्ष्य था कि इस देश पे लंबे समय तक निष्कंटक राज्य करना, और जिसके लिए उनकी बहुत स्पष्ट रणनीति थी कि इस देश के इतिहास और संस्कृति को विकृत कर दो, हमारे नॉलेज रूट को, हमारे नॉलेज ट्रेडिशन के रूट पे प्रहार करो। यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा तो लंबे समय तक उनका निष्कंटक राज्य बना रहेगा। इस रणनीति पे उन्होंने काम किया। दुर्भाग्य ये रहा कि आजादी के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली, उनमें शायद उस राष्ट्रभाव का अभाव था जिससे कोई भी समाज या राष्ट्र रच पाता। समस्या यहाँ से और गहराती गई या और पनपने लगी। आगे के जो 7 दशक थे, उस का इतिहास लेखन हुआ, उसमें केवल एक पक्ष को उभारा गया, दूसरे पक्ष की चर्चा नहीं की गई। बहुत ही जिसको कहते हैं असंतुलित इतिहास, एक क्षेत्र का केवल इतिहास, या जो हमारे गौरव को, वास्तविक और प्रामाणिक इतिहास का हमारा, जो हमारे पीढ़ियों के गौरव में वृद्धि करता, उस इतिहास को दरकिनार किया गया, उसको सामने नहीं आने दिया गया, बहुत रणनीति के साथ। मैं एक आध छोटे उदाहरणों के साथ आपसे ये बात कहूं। मैं ये मानता हूं कि प्राचीन काल का जो गौरव था, जो वैभव था, जो सांस्कृतिक वैभव था, उसको सामने नहीं आने दिया गया ठीक तरीके से। उसमें भी आप पूरे प्राचीन काल के इतिहास को देखें तो 1/3 से अधिक वैदेशिक आक्रमणों, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, वो वैदेशिक आक्रमण उसमें है, और उसमें भी ऐसे आक्रमण अधिक जिसमें हमारी पराजय हुई या स्थिति थोड़ी कमजोर है। क्योंकि हमारा अविच्छिन्न इतिहास है बहुत लंबे कालखंड का, इसलिए उसमें उत्थान के बिंदु हैं तो कुछ पराभव के बिंदु भी हैं, लेकिन उन पराभव के छोटे छोटे बिंदुओं को भी बहुत बड़ा बनाकर उभारा गया, और जो हमारे उत्थान के एवरेस्ट थे उनको बहुत नीचा कर दिया गया, उनको बहुत छोटा कर दिया गया, या उनको विलोपित ही, उनको समाप्त ही कर दिया गया। महमूद गजनवी आक्रमण करता है मध्यकाल में, आइए हम संघर्ष में हैं, लगातार संघर्ष में। महमूद गजनवी के आक्रमण की, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की चर्चा होती है, लेकिन जो दाहिर का शौर्य है वो छोड़ दिया जाता है। महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों की चर्चा होती है, लेकिन अनंगपाल, त्रिभुवनपाल और गोगावीर का जो संघर्ष है, जो उनकी फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, वो हमें पढ़ने को नहीं मिलती। इसी तरह से एक छोटा सा राजा है महमूद गजनवी का, एक सिपाह सालार, एक श्रावस्ती का शासक है सुहेल देव, मीराते मसूदी में इसका विस्तार से वर्णन, उस पे आक्रमण करता है और 1.5 लाख की सेना के साथ आक्रमण करता है और पूरी सेना के साथ मारा जाता है। वो पूरा सुहेल देव का हमारे आंखों से ओझल कर दिया गया, हमसे दूर रखा गया, और वो ऐसी घटना थी जिसे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में एक पंक्ति का स्थान नहीं मिलता है। वो ऐसी घटना थी जिसके बाद 150 साल तक मुस्लिम आक्रांताओं की हिम्मत नहीं होती है कि वो भारत की ओर अपनी दृष्टि उठा के भी देख सके, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। मॉडर्न पीरियड तक लगातार आप चले आएंगे तो ऐसे जो नैरेटिव है वो इस तरह का सेट किया गया। आज हम आजादी के 75वें वर्ष में हैं, इसलिए हम उस नैरेटिव और टोन की बात कर रहे हैं कि जो हमारा पूरा संघर्ष है, जो पूरी आजादी की लड़ाई थी ब्रिटिश काल में, वो केवल स्व के पुनरुत्थान की लड़ाई थी, स्व के पुनर्जीवन की लड़ाई थी, लेकिन वो उसे समेट दिया गया एक राजनीतिक लड़ाई तक, ये केवल राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण की लड़ाई। जबकि हमारे जितने भी क्रांतिवीर हैं, जितने भी रणबांकुरे हैं, और उनकी जो पूरी वैचारिकी निकल के आ रही है,
जो कल्चरल नेशनलिज्म हमारा उभर के आ रहा है उसको पूरी तरह से दबा दिया गया, उसको उभर के आने नहीं दिया गया। लगातार स्वामी विवेकानंद या उससे पहले बंकिम चंद्र से लेके आप सावरकर से होते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक चले आइए, जो वैचारिकी आपको दिखाई दे रही है उस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, उसको उभर के आने नहीं दिया गया। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से इसको करने का प्रयास किया गया, जिससे जो वास्तविक और प्रामाणिक इतिहास है उससे हम दूर रहें। हम आत्मगौरव का जो भाव है हमारे पीढ़ियों में वो ठीक से न स्थापित होने पाए, न पैदा होने पाए, ये प्रयास निश्चित रूप से दिखाई देता है। जी बिल्कुल, आप ओम जी बने रहिएगा, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे साथ मानसरोवर विश्वविद्यालय के कुलपति, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आप पदस्थ रहे हैं, डॉक्टर अरुण पांडे जी हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी तीनों सम्मानी हमारे गेस्ट की बात सुनी, आपको क्या लगता है ये सुनियोजित, इसमें एक पार्टी विशेष, मैं किसी राजनीतिक चर्चा नहीं है ये, लेकिन सत्ता में 75 साल रहने के बाद भी जो काम अंग्रेजों ने किया वही काम क्या कुछ लोग कर रहे थे कि हमें वास्तविक इतिहास से परे रखा गया, हमें ये नहीं पढ़ाया गया, वही जाके रिबन काटते थे। हुमायूं रोड, मुझे बिहार का याद आता है कि बिहार में जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय को जला दिया था उसके नाम से वहाँ स्टेशन बना हुआ है, रेलवे स्टेशन बना हुआ है, हम उसको महिमा मंडित करते हैं। तो अब अगर ये भारत सरकार ने शुरू किया है तो इससे कितना फर्क पड़ेगा डॉक्टर साहब? शिशिर जी, अभी हमने बहुत अच्छी बात हर्षवर्धन जी ने, ओम जी ने, डॉक्टर कान्हेरे जी ने बताई, और हम इसकी शुरुआत करना चाहेंगे। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इतिहास के लिए जो सिलेबस तैयार किया है वो LOCF जो है, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके तहत ये है कि हिस्ट्री जो भी सिलेबस बनाया जा रहा है वो नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत पूरे भारत में एक ही तरह का सिलेबस पढ़ाया जाए, और उसके लिए 70% जो सिलेबस है वो कॉमन सिलेबस होगा, और 30% उसका जो भी विश्वविद्यालय भारतवर्ष के हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, वो अपने हिसाब से जो लोकल रिक्वायरमेंट है या लोकल जो भी चीज़ें वो उसमें डालना चाहते हैं वो स्थानीय जो भी सिलेबस में डालना चाहते हैं वो उसमें डाला जाए। तो एक तरह से कॉमन सिलेबस की बात हो रही है। लेकिन जब इतिहास का सिलेबस आया तो चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरान हो, चाहे वो अन्य विश्वविद्यालयों के लोग हों, कुछ लोग तो समर्थन में आए और कुछ विरोध में आए। जो समर्थन में आए उन्होंने कहा कि ये जो इतिहास है भारत का उसको सभी को जानना चाहिए, और इसीलिए सिलेबस में आइडिया ऑफ भारत डाला गया। तो उसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम भारत का इतिहास जो बहुत ही पुरातन भी है, बहुत समृद्ध है, उसको जानें। तो विद्यार्थियों को ऐसा नहीं है कि हम एक खास विशेष वर्ग की बात को समझाएं, बल्कि हम पूरे, चाहे वो वैदिक काल रहा हो, चाहे हमारा उसके बाद के काल रहे हों, चाहे वर्तमान हो, इतिहास में सभी कुछ आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि बहुत से इतिहासकार किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित रहे, और उसके कारण इतिहास लिखा गया समय समय पर, और जो भी लोग थे सत्ता में उनके हिसाब से भी बहुत सा इतिहास लिखा गया। कई बार हम देखते हैं कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस लड़ाई में अकबर जीत गया, कुछ कहते हैं महाराणा प्रताप जीत गए, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो लड़ाई हार जीत का कोई निर्णय नहीं हुआ। अब ये बताइए कि जो भी सत्य है, जो साक्ष्य है, इतिहास पर निर्भर है, उसको घुमा फिरा करके अगर दिया जाएगा तो विद्यार्थियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने इतिहास को जानें, और हमारा इतिहास जो समृद्ध है, बहुत कुछ हमारे भारत के इतिहास में है जिसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो उसे पढ़ाया जाना आवश्यक है, सिलेबस में लाना जरूरी है।
और अभी पिछले दिनों मैं बात करूं तो +2 के लेवल के किताब में पेज 234 पर एक लिखा गया है कि जो मुगल शासक थे वो मंदिरों और अन्य धर्म स्थलों के रिनोवेशन के लिए, रिपेयर के लिए धनराशि आवंटित करते थे। ये कैसा विरोधाभास है। एक तरफ जब हम बात करते हैं कि मंदिर तोड़ने की बात हो रही है, धर्म स्थलों को समाप्त करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ इतिहासकार लिख रहे हैं कि वो उसके लिए मुगल एम्परर्स जो थे, जो शासक थे, वो धनराशि उपलब्ध कराते थे। तो ये हमारे जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिया हुआ है, और इसके लिए कुछ लोगों ने आरटीआई से भी जानकारी हासिल करनी चाहिए, और उसमें ये बात निकल के आई कि नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है कि उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी। तो इस तरह से अगर हम देखें कि इतिहास जो भी अभी है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से भारत का पूर्ण इतिहास नहीं है। वो एक खास तौर के कालखंड का इतिहास हम पढ़ा रहे हैं। जब हम बात करते हैं अंग्रेजों के 200 साल शासन की, तब हम उस समय जो भी हमारे वीर योद्धा थे, चाहे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, या जगदीश चंद्र बोस थे, सब लोग जो थे, ये लोग लड़ करके हासिल करना चाहते थे स्वतंत्रता को। तो इनके नाम तो कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आते, इनके बारे में कुछ ज़्यादा कहा नहीं जाता। तो क्यों नहीं हम इतिहास को फिर से लिखें। हमारा गौरवशाली इतिहास विद्यार्थियों को, सबको मालूम हो। जो पीढ़ियां गुजर गई हैं पढ़ करके पुराने इतिहास को, उनके दिमाग में तो अभी भी वही बातें घूम रही हैं। मानसिकता बनाता है, मानसिकता वही है अभी भी। बिल्कुल। हम लोग जब इस छात्र थे, हम लोग भी वही पढ़े जो आज किताबों में और सिलेबस में पढ़ा जा रहा है। तो जब इतिहास को सही तरीके से लाने की बात हो रही है, तो हम क्यों चिंतित हैं? एक वर्ग क्यों चिंतित है इस बात को लेकर के कि हम इतिहास को न बदलें? बदलना चाहिए, और सही जो इतिहास भारत का है उसे सबके सामने लाना चाहिए। विद्यार्थियों के, चाहे वो स्कूल की शिक्षा हो, चाहे स्कूल का सिलेबस हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, सब जगह उसको समाहित करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बने रहिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर जी के पास आना चाहता हूं। तोमर साहब, तकनीकी समस्या के कारण आपकी पूरी आवाज दर्शक हमारे नहीं सुन पाए थे। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, जो अभी डॉक्टर पांडे जी ने और डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी ने जो बात कही, और हमारे उपाध्याय जी, ओम जी उपाध्याय जी ने जो बात कही, आपको लगता है कि जानबूझ के इतिहास को भ्रमित करके हमें सिर्फ एक विशेष लोगों का इतिहास बताकर महिमा मंडित करने का काम हमारे इतिहासकारों ने भी किया है? क्या सत्ता में बैठे लोग इतिहासकारों को अपनी उंगली पर नचाते नजर आते हैं? मैं शिशिर जी, मैं अपनी बात फिर से पुनः प्रारंभ करता हूँ जी। आधुनिक काल 1947 से लेकर पर आऊंगा मैं। 1947 में जी उद्घोष होता है कि भारत आजाद हो गया जी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर जो 11 खंडों में लिखी गई है जी, तो स्वतंत्र हुए हैं, तो उस 11 खंडों में क्या लिखा गया जी। दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज तो पूरी रियासतों को स्वतंत्र कर गए थे जी, और जब स्वतंत्र रियासतों को स्वतंत्र वो करके चले गए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है जी, सुन रहा हूँ आपको, सुन रहा हूँ जी। हाँ, तो जब स्वतंत्र कर गए थे रियासतों को, तो स्वतंत्रता का विषय तो थोड़ा सा संदेहास्पद है जी। और जिस डिस्टोर्शंस की बात आप कर रहे हैं कि जानबूझकर किया गया, वास्तव में 1925 में के पूर्व नहीं, 1917 के पहले, रशियन रेवोल्यूशन के पहले जो इंटेलिजेंसिया रसिया में खड़ा हुआ, जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं, वह वास्तव में कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, वो पॉलिटिकल मूवमेंट है, दुनिया के अधिक से अधिक भाग पर कब्जा करना। तो एक बड़ा वर्ग था जो उससे प्रभावित था। अब डिस्टोर्शन कहां से शुरू हुए? तो मैं देखता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय और इग्नू के पाठ्यक्रम में कि हमें वैदिक जनों को कबीला कहकर संबोधित किया जा रहा है। और जैसा कि माननीय कान्हेरे जी ने बताया है कि आर्य आक्रमण का सिद्धांत पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम और आगे जाते हैं तो जो गौरवशाली हमारी परंपराएं, हमारे सारे शास्त्रों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है और उसको एक वाद से पीड़ित किया जाता है। तो इतिहास की दो धाराएं हैं,
एक यूरो सेंट्रिक है और एक दिल्ली सेंट्रिक है। जब हम यूरो सेंट्रिक से मुक्त हुए तो हम दिल्ली सेंट्रिक इतिहास पढ़ने लगे और उस दिल्ली सेंट्रिक इतिहास में हमने पूरे कुतुब मुस्लिम आक्रांताओं से प्रारंभ कर अंग्रेजों के महिमा मंडन को पढ़ना प्रारंभ किया। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं कि 6ठी क्लास की सोशल साइंस की पुस्तक में मेरा उदाहरण दे रहा हूं कि हम उस पर पहला पन्ना बदलते हैं, पलटते हैं तो पढ़ते हैं कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की। एक 12 साल का 8 साल का बच्चा जब ये पढ़ना प्रारंभ करता है और वो 25 साल की उम्र तक एक गलत इतिहास पढ़ता है, तो उसी गलत इतिहास में हम मध्यकाल को देखते हैं। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने, विद्वानों ने इस विषय को उठाया कि हम पृथ्वीराज चौहान का इतिहास को ढंग से क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। जैसा कि आपने स्वयं ने उदाहरण दिया कि एक फिल्म आई थी केसरी आई है, तानाजी आई है, महाराज शिवाजी जी हैं, महाराणा प्रताप का जो इतिहास है, हम क्या पढ़ रहे हैं। आप देखिए कि मानसिकता को गुलाम करने का कितना बड़ा षड्यंत्र है। हम पढ़ रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से हम प्रारंभ करते हैं और जो मीरावली है, जो कुतुब मीनार है, उसको हम बताते हैं कि इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया। उसके बाद हम देखते हैं सल्तनत काल और मुगल काल, ये 2 पार्ट हैं। वास्तव में मुगल एक बहुत बड़ा भ्रम है भारत के लिए। मुगल तो कोई वंश ही नहीं था, वो तुर्क ही थे। वो अंग्रेजों के और तुर्कों के जो वंशज थे वही मुगल थे। उन्होंने भारत की जनता को धोखा देने के लिए और अपने आक्रांत का स्वरूप को छुपाने के लिए मुगल जो सरनेम है उसको एडॉप्ट किया। फिर आप उसमें एक चीज और देखेंगे कि हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। ये दिल्ली सेंटर के इतिहास से कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं। क्या अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत पर शासन कर रहा था क्या? कि उसकी बाजार व्यवस्था पूरे उसमें लागू थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो मंदिरों को, जैसे अभी हमारे जो कुलपति महोदय उन्होंने विषय उठाया कि 12th की एनसीईआरटी की पुस्तक में बताया जा रहा है कि ये लोग अनुदान देते हैं। तो आप नागौरी जी की पुस्तक है 70वें पेज पर आप देखें, औरंगजेब की धार्मिक नीति के अंतर्गत वह मासिर ए आलमगिरी एक विभाग बनाया गया। वह विभाग सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि वह मंदिरों को, गुरुद्वारों को तोड़ने का ही काम करता था। और यही नहीं, आप देखेंगे कि इतिहास के डिस्टोर्शंस में जो सोर्सेज हैं उनकी एक बड़ी भूमिका होती है। तो हवा सोर्सेस की और हिस्टोरियन की हम आज तक कभी यह पढ़ने का प्रयास नहीं किए, प्रारंभ से लेके आज तक, कि भारत के इतिहासकार ने क्या लिखा है। हम तो यही इतिहास लिखना नहीं जानते थे। ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक और 35 से अधिक इतिहास की परिभाषाएं हैं। कभी कोई यह कोट करने का प्रयास नहीं करता कि चंद्रगुप्त चाणक्य ने क्या कहा है। कभी कोई यह प्रयास नहीं करता कौटिल्य ने के याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है, विष्णु स्मृति में क्या लिखा है। इसको नहीं, हम सिर्फ पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ फादर, द फादर ऑफ हिस्ट्री, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कांटे। यानी ये फादर किस चीज के बनाए गए। आप 12वीं शताब्दी में जिस इक्वलिटी की बात करते हैं, जिस मेग्ना कार्टा की बात कर रहे हैं दुनिया के लोग, हम तो वेदों में देखते हैं जहां पर बात होती है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम कहते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की हम बात करते हैं। हमें तो इक्वलिटी, पॉलिटिक्स, लॉ, जुडिशियल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मानवतावाद, ये हर चीज हमको वेदों से दिखना प्रारंभ होती है। सिंचाई का प्रबंधन पर हमें क्या पढ़ा जाता है, फिरोज शाह तुगलक का सिंचाई प्रबंधन। उसी पैरेलल मराठाओं का प्रबंधन भी है, जिस पर एक नहीं 5-5 शोध सिर्फ उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में हुए हैं। कभी उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी गई। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जो भौगोलिक स्थितियां थी, जो किले और दुर्गों का जो निर्माण किया जाता था वहां ऊंचाइयों पर था, तो वहां जल प्रबंधन की आवश्यकता थी। हमने उस जल प्रबंधन की बात नहीं की। हम आज एनवायरमेंट की बात करते हैं, हमने भारत के इतिहास से उसको लेने का प्रयास नहीं किया। और जो वीरता और जो संघर्ष का इतिहास है और उसी के साथ जो सोर्सेस का जो इतिहास है, तो हम मध्यकाल में क्या देखते हैं। हम तो तुझ जगह बाबरी पढ़ रहे हैं, हम अकबर नाम पढ़ते हैं, कोई तुलसीदास के रामायण। देखो, जब लेखन होता है तो समसामयिक का प्रभाव होता है। हम कबीर के दोहों की बात नहीं करते, उसमें भी इतिहास छुपा हुआ है। हम गुरु नानक की बात नहीं करते, हम गुरु गोविंद सिंह की बात नहीं करते। वो भी तो एक इतिहास का एक स्रोत के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन मध्यकाल की जो विभीषिका है उसको लीपने और पोतने का पूर्ण रूप से काम स्वतंत्रता के बाद किया गया और उनको रोल मॉडल बनाया गया। आप एक बात का और ध्यान दें शिशिर जी कि 2 चीजें हैं
कि एक तो जो इस देश में जन्मा है वह महान होगा, या जो इस देश की संस्कृति को, इस देश के मानस को, इस देश की व्यवस्था को नष्ट करने के लिए इस देश पर आक्रमण कर रहा है। तो यह एक स्वाभाविक सवाल इस देश के मानस में खड़ा होना चाहिए कि जो आक्रांता थे वो इस देश को बनाने के लिए काम कर रहे थे कि इस देश को मिटाने के लिए काम कर रहे थे। हम आर्ट एंड आर्किटेक्ट की बात करते हैं। मैं अभी मध्यकालीन भारत को पढ़ रहा था तो हमने देखा उसमें एक इंडो पर्शियन शैली हमको पढ़ाई जाती है कि मुगल कला, मुगल कलम हमको पढ़ाई जाती है। तो मुझे मन में विचार आया कि यह जो दो संस्कृतियां हैं, जो दो सेमेटिक संप्रदाय हैं, जो कबीलाई कल्चर से निकली हैं, यहाँ इतने ही आर्ट एंड आर्किटेक्ट और इतने ही ये डेवलप होते, इतने उन्नत होते, तो ये जहां से निकले थे वहां भी कुछ बनाकर आते। बिल्कुल। आप देखेंगे जब ये लोग 8वीं शताब्दी में जब ये दुनिया पर कब्जा करने के लिए जब निकलते हैं या आक्रांताओं के रूप में, तो आप उन स्टेटों को देखें, इनके पास आज तक भारत के दक्षिण भारत देखें या हम उत्तर भारत देखें, सो-कॉल्ड दक्षिण भारत के का जो आर्ट एंड आर्किटेक्ट है, अजंता एलोरा की बात करें या हम दक्षिण के जितने भी मंदिर हैं हमारे, हम या महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्ट और जो टेक्नोलॉजी उसमें उपयोग हुई है वह विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और उसकी बात मध्यकाल के इतिहास में कोई नहीं पढ़ करता। और एक हम किसी के विरोधी नहीं है, हम धर्म की बात नहीं करते, तो वास्तव में एक और षड्यंत्र इतिहास के माध्यम से कि धर्म से मुक्त भारत को किया जाए। आप देखेंगे, आप कणाद को देखेंगे, आप चंद्रगुप्त, आप कौटिल्य को देखेंगे, आप याज्ञवल्क्य को देखेंगे, आप मनु को देखेंगे, आप पाराशर को देखेंगे, आप वशिष्ठ को देखेंगे, ये सब अपने अपने जो ग्रंथ लिख रहे हैं, कणाद अणु का शास्त्र लिख रहे हैं, परंतु वह लिखने का वो कहते हैं कि मैं धर्म को लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो धर्म की भी इतिहास के माध्यम से एक गलत व्याख्या की गई। और देखो इसका कितना बड़ा एक डायमेंशन है, यानी एक कैसा इन्होंने नैरेटिव सेट किया। आप आज से 40 साल पहले की फिल्म देखेंगे तो उस फिल्म में आप क्या देखेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसको किस तरह से इन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। कि उस वर्ण व्यवस्था में हम देखेंगे कि जो क्षत्रिय है जो अपने छात्र से पूरे देश की रक्षा करता है, और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म को जानता है, जो ज्ञान देता है, और वहां वंशानुगत नहीं था, वह कर्मगत भी था, वह जो पूरी दुनिया को ज्ञान देता है, और जो वैश्य है जो सबका उदर पोषण करता है, ठीक है ना। और जो इन शिक्षाओं से मुक्त रह गया उसको हमने एक शूद्र कैटेगरी में उसमें रखा गया, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वहां भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता था। और फिल्मों में आपको क्या दिखाया जाएगा कि ठाकुर को बलात्कारी दिखाया जा रहा है, ब्राह्मण को षड्यंत्र करता बताया जा रहा है, और जो वैश्य जो वणिक है, जो व्यापार व्यवसाय को संभालता है, उसको क्या दिखाया जा रहा है, उसको चमड़ी खींचने वाला बताया जा रहा है, ठीक है ना। और इसी को हम आगे और जाके देखते हैं कि यह धीरे धीरे किस तरह से जो मध्यकाल का समय निकलता है और जो बुराइयां आती हैं, तो उसको क्या लिखता है कि अरे जो भारत के लोग थे वो तो पर्दा प्रथा को मानते थे, भारत के लोग महिलाओं को जलाते थे। आप उस जो जौहर की जो बातें होती हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय 30,000 लोगों को एक साथ मारा गया, वो जो तैमूर रंग का इतिहास हम देखते हैं, हम तैमूर का नाम बड़े इतिहास पे 2-6 पन्ना उसका नाम से हम पढ़ते हैं मध्यकाल के इतिहास में, जिसने 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 1 लाख लोगों का रक्तपात किया गया। हम उनको आइडियल बनाकर आज दिल्ली की गली गली के नाम उनके नाम से हम रखते हैं। और हमने पूरे इन लोगों ने, यदि यह वास्तव में मानवतावाद का कुछ विषय रखते, यदि ये मानवतावादी होते, तो ये धर्मांतरण जो हुआ है वह सिर्फ जनेऊ काटने और शिखा को काटने तक सीमित नहीं रहा। नगरों का नाम, पाठशालाओं का नाम, शिक्षा, जो हमारे शिक्षा के केंद्र थे, उन सबको नष्ट किया गया। आप मध्यकाल के इतिहास में आप देखेंगे कि यह आदेश दिया गया फिरोज तुगलक के द्वारा भी और औरंगजेब के द्वारा भी कि जितने भी हिंदुओं के शिक्षा के संस्थान हैं, जो संस्कृति के केंद्र हैं, उन सबको नष्ट किया जाए। तो आप नहीं, हम ये नहीं कहते आप उनको पढ़ाइए, पर उनका जो संघर्ष है, उनके साथ जो संघर्ष उसको भी जोड़े, बिल्कुल आप उनका इतिहास भी पढ़ाइए। बिल्कुल, मैं आऊंगा तो साहब आपके पास जी, मैं ओम जी के पास आना चाहता हूँ। ओम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मुझे लगता है कि 2 जो महत्वपूर्ण इस चर्चा के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जी, कि इतिहास का जो सर्व पाठ्यक्रम है जी, उसको बदलने की जरूरत है जी।
पहली चीज। और दूसरी चीज की बदलाव हुआ तो हो क्या कौन सा बदलाव हुआ जी। ये बहुत बिंदुवार तरीके से मैं प्रयास करूंगा कि 3-4 बिंदुओं में हमारे दर्शकों तक इसकी बात बहुत स्पष्ट तरीके से पहुंच सके कि जरूरत क्या थी और बदलाव हुआ क्या जी। पहली चीज तो ये, मैं फिर वही की थोड़ा पृष्ठभूमि लेते हुए आपसे बात करता हूँ जी कि अंग्रेज जब इस देश में आए या जहां भी अपने कोलोनाइजेशन के लिए गए जी, तो एक बड़ी खूबसूरत सी थ्योरी, बड़ी सुंदर सी थ्योरी के साथ गए जी। एंड इट वाज व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी जी, गोरे लोगों पर भार का सिद्धांत जी। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उनको ये दायित्व सौंपा है, उनको ये भार दिया है कि दुनिया भर में जहां जहां भी असभ्य, जंगली, बर्बर और क्रूर लोग हैं वो जाए और उनको सभ्य बनाए। और हमने बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा आप असभ्य है, जंगली है, बर्बर है, क्रूर है, हमने मान लिया। हमारे जो आजादी के बाद के भी थिंक टैंक्स थे उन्होंने मान लिया। उन्होंने हमारे मूल ग्रंथों पर प्रश्न उठाया जिसमें पूरी दुनिया में विश्वगुरु का दर्जा हमें दिलाया था। उस पूरे मानने पे प्रश्न उठता है और हम बड़ी सहजता से उसे स्वीकार कर लेते हैं जी। हमारे मानस को उस कदर उन्होंने अपने अधीन कर लिया जी। इसलिए जो इस आधार पर उन्होंने फिर कहा कि सारे लोग आपको अपना शासन करने नहीं आता, सभी बाहर से आए, यहाँ पे चक आए, हूड आए, यवन आए, कुचार आए, पहलव आए, पार्थियन आए, मंगोल आए, तुर्क आए, बहुत सारे मुस्लिम आक्रांत आए, उससे पहले आ रहे हैं और हम आए जी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी में बाकी तो नहीं जा रहा है, बाकी तो अगर आए भी तो हमारी संस्कृति के महाउदर में पूरी तरह से घुल मिल गए, समाहित हो गए। भारतीय संस्कृति ने उनको समाविष्ट कर लिया अपने अंदर जी। लेकिन जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी का उन्होंने झूठ कहा जो जिसने पूरे हमारे इतिहास को वहीं से विकृत करना शुरू कर दिया, वो आज सभी सोर्सेज के आधार पर गलत साबित हो चुका है। अब AIT के स्थान पर, आर्यन इन्वेजन थ्योरी के स्थान पर हम ओरिजिन इन इंडिया थ्योरी की बात करते हैं, OIT की बात करते हैं। आज लिंग्विस्टिक सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, हर आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है जी। इसलिए पाठ्यक्रम का हिस्सा इसको क्यों नहीं होना चाहिए जी। क्यों हम अभी भी उस तरह के सिद्धांतों को ढोते रहें जी। दूसरे आप आइए मध्यकाल में जी। और ऐसी लगातार सैकड़ों एनोमलीज जिनकी मैं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन अभी यहाँ समय की बाध्यता को देखते हुए केवल बिंदुवार कि क्यों जरूरत है इसकी और क्या हमने किया है। क्योंकि मैं उस कमेटी का एक हिस्सा रहा हूं, कई सारे पेपर्स मैंने ड्राफ्ट किया है। एक पेपर पे जिसपे बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है, वो सौभाग्य से मेरा ही ड्राफ्ट किया हुआ है। इसलिए आगे मध्यकाल तक आइए। आज ऐसा पाठ्यक्रम रचा गया इस देश में कि किसी बच्चे से आप पूछेंगे बाबर के बारे में, वो बाबर से लेके औरंगजेब तक साधारण भी बच्चा होगा तो आपको पूरी वंशावली गिना जाएगा जी। लेकिन उसी समय इस देश में एक छोटे से दिल्ली सेंट्रिक इतिहास बन के रह गया। मेरा देश बहुत बड़ा है जी। उसी समय इस देश में विजयनगर साम्राज्य है जिसके वैभव की तुलना दुनिया के किसी समकालीन साम्राज्य से उस समय नहीं होती, लेकिन वो हमारे विद्यार्थियों को नहीं बताया जाता क्योंकि फिर वही उनमें आत्मगौरव का भाव जागृत हो जाएगा। उसी समय अहोम डायनेस्टी है यहाँ, जिसने 600 साल तक मुस्लिम आक्रांताओं को वहां घुसने नहीं दिया। लचित बड़फुगन जैसा उनका एक योद्धा है जिसकी कहानी और जिसकी वीरता को पढ़कर हमारी पीढ़ियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आज भी, लेकिन उसके इतिहास को मुख्य धारा में कभी शामिल नहीं होने दिया गया। हमने केवल इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस विकृत इतिहास को संतुलित करने का प्रयास किया। आधुनिक काल तक आ जाइए, जो पूरा आजादी की लड़ाई है उसमें एक साथ कम से कम 8-10 लेवल पे समानांतर धाराएं लड़ाई कर रही हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा है जो पूरी वैचारिकी इस पूरे आंदोलन की निर्मित हो रही है, जहां से जब बंकिम चंद्र वंदे मातरम की रचना करते हैं, जहां पर तुमी दुर्गा दस प्रहर धारणी कहते हैं, माँ भारती भारत को पूरी तरह से माँ जगदम्बा से तुल्य कर देते हैं। इस वैचारिकी के साथ ये पूरा आंदोलन, इस वैचारिकी का आधार लेते हुए ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद आते हैं, जब 3 दिन तक वो विवेकानंद शिला पर ध्यान करके उठते हैं और उनसे पूछा जाता है कि इस ध्यान में आपने क्या पाया, तो वो कहते हैं मैंने पाया कि माँ जगदम्बा और माँ भारती में कोई अंतर नहीं, दोनों की सेवा में कोई अंतर नहीं है। यानी एक धारा ऐसी निकल रही है जहां पर धर्म और राष्ट्र एकाकार हो जा रहा है, जहां पर अपने देवी देवता की आराधना करना और इस राष्ट्र की आराधना करना एकदम एक माना जा रहा है। और पूरी इस वैचारिकी के साथ
कि हमारी स्व संस्कृति का पुनरुत्थान होगा, हमारे धर्म को पुनर्जीवन मिलेगा, हमारी समाज व्यवस्था फिर से लौटेगी, हमारी स्वभाषा फिर से लौटेगी, इस आधार पर लड़ाई लड़ी जाती है। और बहुत सारी धाराएं उस समय लड़ाई लड़ रही हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, क्रांतिकारियों हजारों हजार क्रांतिवीर बलिदान हो जाते हैं। दो आजीवन कारावास की सजा काटने वाले हमारे पास वीर विनायक दामोदर सावरकर हैं, लेकिन फिर एक फॉल्ट नैरेटिव दे दिया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। ये जो फॉल्ट नैरेटिव्स हैं, इनको केवल संतुलित, मैं किसी धारा को अंडरमाइन नहीं कर रहा। गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है बहुत ही स्ट्रेटेजिक आंदोलन है, पूरे देश में उसका जबरदस्त प्रभाव है, जबरदस्त प्रवाह है। 3 चरणों में जो आंदोलन लेके चलते हैं, उसकी वैज्ञानिकता और उसकी साइकोलॉजिकल बेसिस को अभी भी मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि क्या जबरदस्त उनकी सोच थी। लेकिन जो 8-10 धाराएं और चल रही हैं, जहां पे आत्माहुति दे रहे हैं वीर, उनको हम क्यों अंडरमाइन करें, उनको हम क्यों वो स्थान न दें जिसके वो हकदार हैं। ये संतुलन करने का प्रयास किया गया है इसमें, ताकि पूरी एक तो भारतीय संस्कृति उभर के आए, जिसे कहीं ना कहीं बहुत उपेक्षित मानकर उसे बहुत ही उपेक्षा के साथ दबाने का प्रयास किया गया, जो हमारी वास्तविक ख्याति है। क्योंकि आप यकीन कीजिए कि दुनिया के देश जब अभी संस्कृति की शैशवावस्था में थे, उस समय मेरे देश में वेदों की ऋचाएं गूंज रही थी। जब वो अभी जंगलों में रह रहे थे यूरोपीय देश, तब हम माता भूमि पृथिव्याम पुत्रोहम, तब अथर्ववेद में 63 मंत्र पृथ्वी सूक्त के नाम से पूरा इस मातृभूमि के प्रति जिस तरह के रागात्मक संबंध की संकल्पना करते हैं, वो अद्भुत है। दुनिया को हम वो पाठ पढ़ा रहे हैं उस समय, और ये चीजें उपेक्षित कर दी जा रही हैं। इसको हमने अब ऐसे समृद्धशाली गौरवशाली इतिहास को देखने के लिए क्या किसी यूरोपीय चश्मे के लिए जगह है, क्या उसकी कोई आवश्यकता है? हमने केवल इस LOCF हिस्ट्री सिलेबस के माध्यम से अभी इसको ठीक करने के कुछ प्रयास किए हैं। जो सर के बल खड़ा था उसे हमने पैर के बल खड़ा करने का केवल प्रयास किया है, ताकि ये पूरा इतिहास संतुलित हो। जो स्वाधीनता संघर्ष का भी इतिहास है, वहां तक आते आते जो इस तरह के फॉल्ट नैरेटिव्स हैं, जो असंतुलित इतिहास लेखन है, वो ठीक हो, ये हमारा प्रयास है। मोटा मोटी मैं कहूं तो बिंदुवार तरीके से प्राचीन भारत से लेके जहां हम एक आइडिया भारत की बात कर रहे हैं, जब एक पूरे ग्रेजुएशन लेवल के एक विद्यार्थी को भारत की, अपने देश की जो इस तरह की स्थितियां हैं, जो कि कई बार ऐसा होता है कि जब वो इस देश से बाहर जाता है, वो अपने को 2 दर्जे का समझता है, वो भारत क्या है उसको सही तरीके से नहीं रख पाता। उसको अधिकार है इस इतिहास, वास्तविक इतिहास को जानने का। हमने केवल यही प्रयास किया है। जी बिल्कुल ओम जी, आप बने रहिए। मैं डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपने अभी हमारे तीनों माननीय की बात सुनी, क्या लगता है कि इतिहासकारों ने जो तत्कालीन सरकारों ने इतिहासकारों से गलत लिखवाया, लॉर्ड मैकाले की पद्धति हम पर लागू कर दी गई, इतिहास में गलत लोगों को, हमें जो आक्रांता जिन्होंने खून की नदियां बहाई उनको पढ़ाया गया, अब फिल्मों के माध्यम से जो हमारा काला स्वरूप, जैसा अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि फिल्मों में ऐसा बताया जाता है, और उसको बदलने की आवश्यकता है। इतिहास के साथ साथ हम संस्कृति को भी बचाना है, क्योंकि जो हमारा वैभव था, वो वैभव विश्व का सबसे अच्छा हमारे भारतवर्ष का था, जिसको दिखाना चाहिए। देखिए, हम 1-2 उदाहरणों से अपनी बात कहें जी। हम जब ये देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह हो या गुरु अर्जुन देव हो या सारे सिख गुरु हो जी, इन्होंने क्या मुख्य काम किया कि हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान कर दिया जी। और सिख को जी, जो धर्म के रूप में प्रचलित है, उसमें बहादुरी के साथ लड़ना, जाति विहीन समाज की स्थापना जी, और हिंदू धर्म की रक्षा जी, यही इनका मुख्य उद्देश्य था जी। लेकिन जब हम इतिहास की किताबें देखते हैं तो कहाँ ये जिक्र आता है कि किस प्रकार का बलिदान इनको देना पड़ा जी। जितने भी ये गुरु हुए, ये क्यों बलिदान हुए, कैसे इनके बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, कैसे इनका शीश काटा गया जी। ये घटनाओं को हम इतिहास में कहाँ पढ़ा रहे हैं जी। हम तो एक पक्षी बात अभी करते रहते हैं जी। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, वीर सावरकर जी को 2 बार काला पानी की सजा हुई जी।
कितने लोग होंगे जिनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कोल्हू में बैल की तरह जुतना पड़ा, इनके भाई भी काला पानी की सजा भुगत रहे थे, उनको पता भी नहीं था, और उनकी पत्नी जब उनके पास जब ये काला पानी के लिए जा रहे थे, मिलने गई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन इस देश को आज़ाद करने के लिए मैं अपना पूरा जीवन दे रहा हूं। ऐसे लोगों के बारे में न पढ़ाने के कारण आज के बच्चे को जब कोई पूछता है कि सावरकर जी, तो वो पूछता है कि कौन सावरकर, कौन है? और बड़े बड़े नेता भी प्रश्न उठाने लगते हैं कि कौन सावरकर। इनको शर्म महसूस नहीं होती कि जिस आज़ादी को प्राप्त करने के बाद ये सत्ता पे बैठे रहे, उसको दिलाने में जिनकी भूमिका रही उनको भी आप नकार रहे हो। भाई, आपके एक तरीका आपका था, हिंसात्मक आंदोलन था, आपने जनता को साथ में लिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनता सशर्त और सशक्त रूप से शस्त्रों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए गांधी जी ने अपना एक रास्ता चुना। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने भी अपना रास्ता चुना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, हमने उनको किताबों से ही हटा दिया। सुभाष चंद्र बोस जी की भूमिका को जितना नेग्लेक्ट हमारे इतिहास में किया है, उसका एकमात्र उद्देश्य मुझे तो लगता है यही है कि उनके भूमिका को पूरा नकार के हम केवल यही कहते रहें कि आज़ादी हमको हिंसात्मक आंदोलन से प्राप्त हो गई है। ये इतिहास को विकृत करने के तरीके हैं, और जब हम इतिहास को इस तरह से विकृत करते हैं, तथ्यों को सामने नहीं लाते हैं, तो जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें थी उनके बारे में हम बताते ही नहीं है, तो हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि हमने किस तरह से संघर्ष करके कितनी कठिनाइयों से ये आज़ादी पाई है। इसी कारण से आप देखिए, आज जो हमारे टेक्नोक्रेट हैं, जो हमारे बहुत बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, उनको हमने इतिहास तो पढ़ने ही नहीं दिया, और जो पढ़ने दिया वो विकृत इतिहास पढ़ने दिया। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो बच्चे आज इंग्लैंड अमेरिका में जाते हैं, जब उनको अचानक कोई पूछ लेता है कि सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी, सावरकर जी की क्या भूमिका थी, गुरु अर्जुन देव सिंह के बारे में आप क्या जानते हो, रानी पद्मावती क्या है, तो उनके पास जवाब ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो बस वही पढ़ा है कि सल्तनत आई, मुगल आए। तो छठी, सातवीं, आठवीं ये काल जो रहता है इतिहास पढ़ाने का, इसमें हमको विस्तार से सारी बातों को समाहित करना चाहिए, सारे दृष्टिकोण बच्चों के सामने लाना चाहिए। ऐसा न हो कि हम एक पक्षीय जानकारी देते रहें और हमारे बच्चे कभी ये जान ही न पाए कि कितनी कठिनाइयों से, कितनी विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके हजारों हजारों बलिदानों के बाद ये धर्म आज भी प्रचलन में है। अगर थोड़ी देर के लिए हम बात कर लें कि आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आप देखिए कि किस तरह की विचारधारा वहाँ पे चल रही है, कितनी क्रूरता वहाँ पे हो रही है। तो आप इमेजिन करिए कि इस क्रूरता के साथ जब शासक भारत में आए होंगे तो उन्होंने क्या नहीं किया होगा। लेकिन क्या इसका जिक्र हमारी किताबों में है? नहीं। जो कुछ उन्होंने किया उसको छोड़ के, और जो थोड़ा बहुत उन्होंने शासन व्यवस्था में अच्छाई जो भी रही हो, केवल उसी का जिक्र कर देना, यही विकृत इतिहास की परंपरा है। हर इतिहासकार जो विजेता का इतिहास लिखता है वो उसके दृष्टिकोण से लिखता है, और इसीलिए मुगल काल का या सल्तनत काल का इतिहास उनके दरबारियों ने लिखा तो उन्होंने उसके दृष्टिकोण से लिखा। अंग्रेजों का इतिहास यदि उनके पिट्ठुओं ने लिखा तो उनके दृष्टिकोण से लिखा, और स्वतंत्रता के बाद शासन आने पर यदि किसी पार्टी हित में इतिहास लिखा गया तो वो उनके दृष्टिकोण से लिखा गया। इतिहास को दूषित नहीं करना चाहिए, इतिहास को खुले मन से जो तथ्य हो वो बच्चों के ध्यान में लाना चाहिए, यही हम लोग चाहते हैं। डॉक्टर पांडे जी, आपने जैसा अभी कानेरे जी की बात सुनी, चूंकि समय की कमी है, इन पुट्ठियों से हटके अब अगर नई सरकार देश के हमारे नए भविष्य जो भविष्य निर्माता हैं इन तक वास्तविक वो ले जाना चाहती है, तो आपको क्या लगता है फिल्में इसके माध्यम से हम अपने इतिहास को प्रस्तुत कर सकते हैं, अब हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, प्लस उसके साथ हम अगर समाज में ऐसे लोगों को इस तरीके से जो भारत सरकार की, जैसा अभी उपाध्याय जी ने और तोमर साहब ने बताया कि बहुत सारे प्रोग्राम बनाकर हम इतिहास की सच्चाई को सामने ला सकते हैं, और हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा, मस्तक ऊंचा हो जाएगा कि हम उस राष्ट्र के जन्म है हमारा, उस राष्ट्र में जहां जिसका वैभव पूरे विश्व से सबसे ज्यादा था। शिशिर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जी,
और उस एजुकेशन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा फायदा विद्यार्थियों के लिए ये है कि कोई भी अगर विज्ञान का विद्यार्थी है तो आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है, आर्ट्स का जो विद्यार्थी है वो साइंस ले सकता है। तो इस तरह से होता क्या था कि पहले +2 तक आते आते या 10th तक आते आते या तो वो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता था या मेडिकल की तरफ चला जाता था, वो पूरा इतिहास नहीं पढ़ पाता था। जो 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता था वहीं तक वो पढ़ पाता था। तो एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि आज की तारीख में है कि सारे विद्यार्थियों को जो सही इतिहास होगा वो पढ़ने का मौका मिलेगा। और सारे विश्वविद्यालयों में जब हम एक समान पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो एक अपनी तरह का अनूठा होगा ये पूरे विश्व के लिए। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं पूरे देश में ये जो पहल की जा रही है उसका असर पड़ेगा, और यही प्रयास हमारा, यही कोशिश हमारी है कि ऐसे मुद्दों पर हम सिर्फ अपने कार्यक्रम में ऐसे मुद्दों को इसलिए उभारना चाहते हैं कि इससे सीधा सरोकार हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है भारतीय होने के नाते हम अपने इतिहास के बारे में, आज हमारे करोड़ों दर्शकों ने अगर इस कार्यक्रम को देखा है, ये फिर से प्रसारित होगा, जब इसको देखेंगे तो कम से कम जान सकेंगे कितना छल किया है हमारे शासकों ने। हमारे देश के वास्तविक जो इतिहासकार थे उन्होंने उसको कितना छुपाया है, अपनी ढपली, अपना राग, वास्तविकता, सच्चाई छुपाते रहे हमेशा। हमारे साथ दिल्ली से सम्मानी ओम जी उपाध्याय जुड़े, जो शोध संस्थान के निदेशक हैं, प्रशासन देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ फीस आयोग के चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर रविंद्र कान्हेरे जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मानसरोवर निजी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण पांडे जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक और आग्रह करना चाहते हैं, कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच ही है। अगर हम मास्क लगाएं, सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं तो हम इससे बच सकते हैं। तीसरी लहर सामने खड़ी है, बचाव की जिम्मेदारी हमारी है। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।